औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल जमाल ऑनलाइन। आज से हमने इनकम टैक्स का लेक्चर सिस्टम शुरू किया है। आज का ये इंशाल्लाह पहला लेक्चर है जिसमें हम टैक्सेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से जान पाएंगे। आज की इस वीडियो के बाद आप ये जान लेंगे कि स्कोप ऑफ टैक्स क्या है, टैक्स ईयर क्या है, कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पर्सन जो वर्ड यूज़ किया गया है इसका क्या मफहूम है और रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। स्कोप ऑफ टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 में स्कोप ऑफ टैक्स को बयान किया गया है। इसमें एफबीआर के एप्लीकेबल टैक्स रेट्स के मुताबिक ड्यूरिंग द टैक्स ईयर आपके टैक्सेबल इनकम पे कुछ टैक्स लागू होता है। टैक्स ईयर क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकम टैक्स ईयर के 3 इकसाम हैं। सबसे पहले यह है नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर 12 महीनों पे ही मुश्तमिल होती है और ये एंड होती है 30 जून पे, यानी ये 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का जो टैक्स ईयर होता है उसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। दूसरा है स्पेशल टैक्स ईयर। 12 महीनों का वो पीरियड जो कि 30 जून पे एंड नहीं होता उसको स्पेशल टैक्स ईयर कहा जाता है। लॉ में क्लासिफाइड किया गया है स्पेशल टैक्स ईयर के हवाले से, जिसमें शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए टैक्स ईयर है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। राइस एक्सपोर्टर्स के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर और बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज के लिए 1 जनवरी टू 31 दिसंबर है। इसके अलावा बाज़ पर्सनस स्पेशल टैक्स ईयर्स के लिए कमिश्नर के पास अप्लाई करते हैं और उनको भी इसी तरह से स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ किया जाता है। तीसरी इकसाम है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर्स की। वो पीरियड जो कि न नॉर्मल टैक्स ईयर में आता है और न स्पेशल टैक्स ईयर में, उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम है। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकम क्या है। लॉ के मुताबिक इनकम है क्या? एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरी इनकम है जिसमें फाइनल टैक्स रिजीम के मुताबिक टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट किया जाता है, जैसे एक्सपोर्ट्स के ऊपर इनकम जो होती है। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस, जैसे कि डिविडेंड्स है, रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड डेट वगैरह। और चौथी, इन एनी लॉस ऑफ फॉर द पर्पसेस ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑल इनकम्स शैल बी क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग हेड्स, namely salary, income from property, income from businesses, capital gains and income from other sources। ये 5 जो है ये इनकम के हेड है। इसके बाद आ जाता है टोटल इनकम क्या चीज़ है। The total income of a person for a tax year shall be the sum of the person's income under all head of income for the tax year। जो हमने पिछली स्लाइड में 5 इनकम के हेड बयान किए हैं, उन तमाम में से जिसमें भी आपकी इनकम आई है उसको इनकम टोटल इनकम के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। दूसरा है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वो इनकम जो जिस पर टैक्स लागू नहीं होता वो भी आपकी टोटल इनकम का हिस्सा रहेगी। याद रहे टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम में फ़र्क है। टोटल इनकम तमाम हेड्स जो कि पिछले स्लाइड में बयान किए गए हैं, जैसे सैलरी था, इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, प्रॉफिट ऑन डेट, ये सारी की सारी इनकम की कैटेगरीज हैं। उसके अलावा वो भी आपकी टोटल इनकम का हिस्सा बनेगी, वो अमाउंट भी जो जिसके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता। टैक्सेबल इनकम क्या है? टोटल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट। इसमें हमने टोटल इनकम उठानी है, लेकिन उसमें वो वाली इनकम नहीं जो कि टैक्स जिस पे एग्जेम्प्ट हो, वो अमाउंट इसमें पुट नहीं करनी। उसमें से हमने डिडक्टिबल अलाउंसेस को लेस करना है तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब डिडक्टिबल अलाउंसेस क्या हैं, आइए वो देखते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 60, 60A, 60B, 60C और 60D के मुताबिक डिडक्टिबल अलाउंसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेक्शन 60 के मुताबिक ज़कात है। A person is allowed to a deductible allowance for the amount of any zakat paid by the person for a tax year under the Zakat and Ushur Ordinance 1980। लेकिन इसमें 2 चीज़ें याद रखने वाली हैं। एक तो ये कि प्रॉफिट ऑन डेट अगर आपके पास है, जिसको आप ऑलरेडी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मेंशन कर चुके हैं, उसके ऊपर आपको ज़कात की जो अमाउंट है वो उसकी डिडक्शन उसकी अलाउ नहीं होगी।
दूसरा यह है कि वेयर द अमाउंट ऑफ ज़कात इज़ मोर देन टोटल इनकम द एक्सेस अमाउंट शैल नॉट बी रिफंडेड और कैरीड फॉरवर्ड और कैरीड बैक। ये याद रहे, जो भी डिडक्टेबल अलाउंसेज हैं ये आपको ड्यूरिंग द टैक्स ईयर आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर टैक्स ईयर गुजर जाता है तो आप इसको ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ना ही कैरी बैक कर सकते हैं। इसके बाद है वर्कर्स वेलफेयर फंड सेक्शन 60A। वर्कर्स वेलफेयर फंड पेड अंडर वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971। ये एप्लीकेबल होता है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, और ये एट द रेट ऑफ 2% है टैक्सेबल इनकम के। डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर आपको डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ होता है अगर आपने लोन लिया है बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जो कि SCCP से रजिस्टर्ड हो, लोकल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी बॉडी से, या पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन ए रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। इसकी मज़ीद कंडीशन ये है कि इंडिविजुअल जो है वो इस लोन को घर बनाने के लिए या घर एक्वायर करने के लिए इस्तेमाल करे तो उसको ये डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ होगा। तीसरी शराइत इसकी ये है कि ये उसकी जो टैक्सेबल इनकम है उसके 50% से कम हो और 2 मिलियन से ज़्यादा ना हो। डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस सेक्शन 60D। Every individual shall be entitled to a deductible allowance in respect of tuition fee paid by the individual in a tax year, provided that the taxable income of the individual is less than Rs 1.5 million। अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम जो है वो 15 लाख से कम है तो उसको ट्यूशन फी के ऊपर डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ किया गया है। इसकी मज़ीद शराइत ये हैं कि द अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स डिडक्टेबल अलाउंस अलाउड फॉर अ टैक्स ईयर शैल नॉट एक्सीड ट्यूशन फी का 5% उससे कम 5% या उससे कम हो। इंडिविजुअल यानी पर्सन जो है उसकी जो टैक्सेबल इनकम है उसका 25% से कम हो और ना हो। Rs 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन से ज़्यादा ना हो। मोस्टली हम ऑर्डिनेंस में पर्सन का वर्ड हमने पीछे यूज़ किया है, बल्कि हर जगह पे ही पर्सन ही यूज़ हो रहा है। तो जो पर्सन है उसको ऑर्डिनेंस में इस तरह से ट्रीट किया गया है, उसमें एक इंडिविजुअल आता है, कंपनी भी आती है एज ए पर्सन, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड ऑर्गेनाइज्ड और एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। The federal government, a foreign government, a political subdivision of a foreign government or public international organizations। यानी कि ऑर्डिनेंस में जहाँ भी पर्सन का वर्ड आएगा उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल को डिस्कस किया जा रहा है, बल्कि उसमें इंडिविजुअल्स, कंपनीज, AOPs और फेडरल गवर्नमेंट्स वगैरह इन सब को एज ए पर्सन ट्रीट किया गया है। टैक्स पेयर क्या होता है? टैक्स पेयर मीन्स any person who derives an amount chargeable tax under the Income Tax Ordinance 2001। सिंपल ये है कि हर वो बंदा, हर वो पर्सन जो कि टैक्स पे करता है उसको टैक्स पेयर कहा गया है। May be a representative of a person who derives an amount chargeable to tax is required to deduct or collect tax under the ordinance। यानी विदहोल्डिंग एजेंट्स जो हैं वो भी टैक्स पेयर, वो टैक्स पेयर की कैटेगरी में आएंगे। is required to furnish a return of income or pay tax under the ordinance। The ordinance segregates taxpayer into different classes based on source of income or taxability। Major categories are individuals। Individuals को मज़ीद कैटेगराइज किया गया है सैलरीड एंड नॉन सैलरीड पर्सनस में। AOP जिसको एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप्स कहते हैं, और कंपनीज इसमें बैंकिंग भी हैं, स्मॉल कंपनीज भी हैं और अदर भी, प्राइवेट पब्लिक जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी इस कैटेगरी में आएंगी। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस। आपने मोस्टली सुना होगा कि रेजिडेंट के लिए अलग टैक्स स्लैब्स होती हैं और नॉन रेजिडेंट के लिए अलग होती हैं। इसमें हम ये जान पाएंगे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में फ़र्क क्या है। रेजिडेंट इज़ टैक्सेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स वर्ल्ड वाइड इनकम। अगर पर्सन रेजिडेंट है और वो
फॉरेन इनकम भी उसकी है तो वो भी टैक्सेबल होगी। नॉन रेजिडेंट इज टैक्सेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स पाकिस्तान सोर्स इनकम। अगर पर्सन जो है वो नॉन रेजिडेंट है, उसकी फॉरेन इनकम पे उसने टैक्स पे नहीं करना, बल्कि उसकी जो भी पाकिस्तान से इनकम होगी सिर्फ वही अमाउंट टैक्सेबल होगी। Residential and non-residential status of any person need to be checked every year, as it may vary from year to year. A person can be resident in tax year 2020 but may be a non-resident in tax year 2021. आइए ये जानते हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल सेक्शन 82 के मुताबिक इंडिविजुअल अगर पाकिस्तान में ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 183 दिन या इससे ज़्यादा रहा हो तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। एक टैक्स ईयर में 365 डेज़ होते हैं। अगर उसमें से 183 डेज़ कोई भी इंडिविजुअल पाकिस्तान में रहा है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज़ और मोर इन द टैक्स ईयर and who in the previous 4 tax year has been in Pakistan for a period of 365 days or more. अगर एक इंडिविजुअल पिछले 4 साल पाकिस्तान में रहा है और इस साल उसने वो 120 दिन पाकिस्तान में रहा है और उससे ज़्यादा जो उसने फ़ॉरेन में गुजारे हैं तो भी वो इस साल के लिए रेजिडेंट कहलाएगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्टेड अब्रॉड इन अ टैक्स ईयर, ये जैसे एम्बेसडर हजरात होते हैं, ये चूँकि इनकी ड्यूटी बाहर होती हैं, आउट ऑफ कंट्री होती हैं, लेकिन ये रेजिडेंट ही कहलाए जाएंगे। रेजिडेंट कंपनी सेक्शन 83। If a company is incorporated under any law in force in Pakistan, वो रेजिडेंट होगी। The control and management of its affair is situated wholly in Pakistan at any time in the year. किसी भी कंपनी का उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में ही हुए हैं मुकम्मल तौर पे, तो वो रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी और गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। रेजिडेंट AOP क्या है? An association of persons shall be a resident for a tax year if the control and management of the affairs of the association is situated wholly or partially in Pakistan at any time in the year. कंपनी में और रेजिडेंट AOP में माइनर सा फ़र्क है। कंपनी का ये है कि ड्यूरिंग द टैक्स ईयर अगर कंपनी के मैनेजमेंट और कंट्रोल्स मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में हैं तो वो रेजिडेंट होगी, जबकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ड्यूरिंग द टैक्स ईयर उसके कंट्रोल और मैनेजमेंट अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे हैं, जुज़वी तौर पे वो रेजिडेंट रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये जान पाएंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स रिजीम्स क्या हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, कॉमन रूल्स और सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस के हवाले से जान पाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी बेहतरी के लिए सजेशंस दें और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।